एड रोथ टेलर रफियन के एक शक्तिशाली कुलीन परिवार का बेटा था। अकादमी में वह अपनी बदमाशी और खराब व्यवहार के लिए जाना जाता था। वह खुद को अकादमी का राजा समझता था और सभी छात्र उससे डरते थे। लेकिन एक दिन एड को अपने परिवार की ओर से एक पत्र मिला और उसी पल से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस पत्र में लिखा था कि उसके परिवार ने उससे सभी संबंध तोड़ लिए हैं और उसका नाम परिवार के पंजीकरण से भी हटा दिया गया है। अब वह अपने कुलीन पद, धन संपत्ति और हर तरह के अधिकार से वंचित हो चुका था। इतना ही नहीं, उसे अपने छात्रावास के कमरे से भी निकाल दिया गया। अकादमी के छात्र उसके पतन की चर्चा करने लगे। कोई भी अब भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसकी छवि बहुत खराब थी। लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि उसके साथ जो हुआ वह उसके कर्मों का ही फल था, क्योंकि उसने पहले धोखाधड़ी करने की कोशिश की थी। प्रवेश परीक्षा के दौरान एड को लगता है कि जिंदगी उसके साथ बहुत अन्याय कर रही है। जो लोग उसे जज कर रहे हैं वे उसके असली रूप को जानते ही नहीं। वह वैसा खलनायक नहीं है जैसा सब उसे समझते हैं। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा अजीब थी। असल में एड अपने पसंदीदा वीडियो गेम दी फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया की दुनिया में पहुंच चुका था। इस खेल में वह न तो कोई हीरो था और न ही कोई प्रतिभाशाली योद्धा, बल्कि कहानी की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए दिखाई देने वाला एक मामूली खलनायक था। ये किरदार बहुत कमजोर था, बिल्कुल शक्तिहीन, और खेल के अंत में उसकी किस्मत एक भिखारी के रूप में मरने की तय थी। जब एड ने अपने आंकड़े स्टैट्स देखे तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह पूरी तरह निराश महसूस करने लगा। उसकी स्टैमिना, ताकत और जादुई शक्ति इतनी कम थी कि देखकर शर्म आ जाए। वह एक जादू का छात्र माना जाता था, लेकिन एक साधारण किसान एनपीसी के आंकड़े भी उससे बेहतर थे। तभी उसे समझ आया कि खेल में उसका किरदार इतना तुच्छ और बेकार क्यों था। लेकिन एड उस अंत को स्वीकार नहीं करना चाहता था जिसमें वह एक भिखारी बनकर मर जाए। उसने ठान लिया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। अकादमी ही अब उसके लिए नई जिंदगी बनाने का आखिरी मौका थी। वह एक शीर्ष स्तर का विद्यालय था और वहां से स्नातक होने वाला हर छात्र उज्जवल भविष्य पाता था। एड जानता था कि कहानी की शुरुआत बेहद कठिन और क्रूर होने वाली है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक जबरदस्त दृढ़ निश्चय पैदा हो चुका। यह अकादमी एड के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहले सेमेस्टर की फीस पहले ही जमा हो चुकी थी। इसलिए एड ने फैसला किया कि वह यहीं रुकेगा, कड़ी मेहनत करेगा और खेल के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके किसी तरह जिंदा रहेगा। उसका लक्ष्य था किसी तरह स्नातक बनना और एक शांतिपूर्ण जीवन जीना। लेकिन उसके बेहद कम आंकड़े देखकर उसे खुद पर शक होने लगा कि क्या वह सच में सफल हो पाएगा या नहीं। इसलिए उसने तय किया कि सेमेस्टर शुरू होने तक आने वाले अगले 10 दिनों तक बस किसी तरह जिंदा रहना ही उसका पहला लक्ष्य होगा। छात्रों और उनकी तानों से बचने के लिए एड अकादमी परिसर छोड़कर पास के जंगल में चला जाता है। पहले ही दिन वह लकड़ियां काटने और उन्हें उठाकर इधर उधर ले जाने की कोशिश करता है। वह अपनी कमजोर जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी मैजिक इतनी कमजोर थी कि उसकी सारी ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और उसे तेज भूख लगने लगती है। अपने दादाजी की एक पुरानी कहानी याद करके एड पेड़ की छाल से सूप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्वाद इतना खराब होता है कि उसे उलटी जैसा महसूस होने लगता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि लकड़ी खाने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए होती है। इसके बाद एड पूरी मेहनत से एक झोपड़ी बनाने में लग जाता है। वह लकड़ियां काटता है, ढांचा तैयार करता है और धीरे धीरे सब कुछ जोड़ता है। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी झोपड़ी तैयार हो जाती है। जैसे ही उसका आश्रय पूरा होता है, उसके आंकड़ों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है और उसे एक छोटा सा अचीवमेंट भी मिलता है। ये देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। एड को एहसास होता है कि अब वह पहले की तुलना में इन कामों में थोड़ा बेहतर हो गया है। अब एड को महसूस होने लगा कि वह सिर्फ जादू में ही नहीं बल्कि अपने हाथों के काम में भी थोड़ा निपुण होता जा रहा है। अपने हाथों की इस कला का उपयोग करके वह एक भाला हारपून बनाता है और इसके साथ ही उसे एक और अचीवमेंट मिल जाता है। वह उसी भाले से मछलियां पकड़ता है, उन्हें पकाता है और 2 दिनों में पहली बार पेट भरकर खाना खाता है। पहली बार उसे सच में महसूस होता है कि वह इस दुनिया में जिंदा रह सकता है। लेकिन खाना खाते समय उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पलट कर देखता है और सामने खड़ी होती है प्रिंसेस फेनिया। वह कोल साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी, वही लड़की जिसने प्रवेश परीक्षा के दौरान उसकी धोखाधड़ी को सबके सामने उजागर किया था। उसी की वजह से एड ने सब कुछ खो दिया था और अब उसे यहाँ जिंदा देखकर प्रिंसेस फेनिया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अकादमी में फेनिया को समझ नहीं आ रहा था कि एड को अब तक अकादमी से निकाला क्यों नहीं गया है। उसकी नजर में एड एक बेशर्म इंसान था और वह उसे चेतावनी देती है कि वह खुद ही अकादमी छोड़ दे। एड घबरा जाता है क्योंकि फेनिया के पास एक खास शक्ति थी, वह झूठ को पहचान सकती थी। अगर उसने उसकी शिकायत कर दी तो एड को तुरंत निकाल दिया जाएगा और उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब फेनिया उसे डांट रही होती है तभी एड देखता है कि आग में उसकी पक रही मछलियां जलने लगी हैं। ये देखकर उसकी झुंझलाहट और बढ़
जाती है। एड जानता था कि उसे किसी भी तरह फेनिया को शांत करना होगा। वह उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता है और फिर अचानक वह झुककर उसे धन्यवाद कह देता है। फेनिया यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। फेनिया को एड के शब्दों में कोई भी झूठ महसूस नहीं होता। वह एड के परिवार रोथ टेलर के बारे में अच्छी तरह जानती थी। ये वही कुख्यात परिवार था जो इंसानों पर अमानवीय प्रयोग करने के लिए बदनाम था और जिसे खत्म कर दिया जाना या फांसी दे दी जानी चाहिए थी। लेकिन एड का मामला अलग था। किस्मत से उसके परिवार ने उसे पहले ही त्याग दिया था। यही बात अब अकादमी में उसके लिए एक बड़ा फायदा बन गई थी, वरना इस खेल में उसके लिए सब कुछ यहीं खत्म हो जाता। तभी एड सोचने लगता है कि फेनिया बिना किसी अंगरक्षक या शाही वर्दी के अकेले इस जंगल में क्या कर रही है। उसे याद आता है कि कहानी के अनुसार आज के दिन संभवतः उसी की कक्षा से जुड़ी कोई खास घटना होने वाली है। एड को याद आ जाता है कि यह वही समय था जब खेल की कहानी में प्लेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें छात्रों को जंगल में जाकर जादुई मोतियों को ढूंढना होता है। एड जानता था कि फेनिया का लक्ष्य अकादमी की सबसे श्रेष्ठ कक्षा क्लास ए में जाना है, लेकिन बिना किसी सहायता के उसके लिए यह परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल होने वाला था। इसीलिए एड उसे मदद की पेशकश करता है। फेनिया को यह प्रस्ताव संदिग्ध लगता है। उसे डर होता है कि यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन एड शांत रहता है और बार बार कहता है कि वह पूरी तरह ईमानदार है। वह उससे कहता है कि अगर वह जरा सा भी झूठ बोले तो वह उसी पल उसे अकादमी से निकाल सकती है। यह उसके लिए आखिरी मौका था और वह जानता था कि उसे किसी भी तरह फेनिया का भरोसा जीतना ही होगा। इसके बाद एड फेनिया की मदद करने लगता है। एड उसे ठीक ठीक बताता है कि मेरिल्डा के संरक्षक वृक्ष के नीचे द्वीप के बीचों बीच जादुई मनका छिपा हुआ है। उसकी बातों पर भरोसा करके फेनिया वहां पहुंचती है और उसे वही मनका मिल जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एड ने बताया था। यह देखकर फेनिया हैरान रह जाती है और मन ही मन उलझन में पड़ जाती है। 3 दिन पहले तक जिस एड को वह जानती थी वह एक धोखेबाज और झूठा इंसान था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा यह नया एड उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अगले दिन कक्षा विभाजन की परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं और सभी छात्र अपने परिणाम जानने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी वहां आते हैं प्रोफेसर ग्लास्ट। प्रोफेसर ग्लास्ट वहां पहुंचते हैं और सभी छात्रों से कहते हैं कि वे अपने अपने इकट्ठा किए हुए मन के सामने रखें। कुछ छात्र आगे आते हैं और तरह तरह की चीजें दिखाते हैं, जैसे जादुई अंडे वगैरह, लेकिन परीक्षा की शर्तें पूरी न करने की वजह से उन्हें क्लास एफ में डाल दिया जाता है। इसके बाद प्रोफेसर समझाते हैं कि जो मन के सही होते हैं उनमें कोई खास जादुई ऊर्जा नहीं होती, इसी कारण उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। इन तीनों सही मनकों में से 2 तो कहानी के मुख्य पात्र जिक्स और लॉटेल ने ढूंढ लिए थे। तभी प्रोफेसर ग्लास्ट अपना हाथ उठाते हैं और उस आखिरी छात्र की ओर इशारा करते हैं जिसने तीसरा मनका प्राप्त किया था, संरक्षक वृक्ष के नीचे से। प्रोफेसर ग्लास्ट घोषणा करते हैं कि इसी छात्र ने तीसरा सही मनका ढूंढा है और उसे पूरी कक्षा में प्रथम स्थान दिया जाता है। यह सुनकर सभी छात्र हैरानी से भर जाते हैं। उधर नदी के किनारे बैठा एड एक साधारण सी मछली पकड़ने की छड़ी बनाता है और इसके साथ ही उसे एक और अचीवमेंट मिल जाता है। उसे खेल की कहानी याद आती है कि प्रिंसेस फेनिया में लोगों को परखने की असाधारण क्षमता इसलिए विकसित हुई थी क्योंकि वह बचपन से ही चापलूसी करने वालों और झूठ बोलने वालों के बीच पली बड़ी थी। वह इतनी माहिर हो गई थी कि कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन यही क्षमता उसकी जिंदगी को और भी कठिन बना देती थी। खेल की असली कहानी में फेनिया को प्रिंसेस ऑफ लव की उपाधि उसकी वजह से नहीं मिली थी कि वह उसकी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अथक मेहनत की वजह से। असल कहानी में फेनिया यह कक्षा विभाजन परीक्षा में असफल हो जाती है, फिर लगातार कठिन परिश्रम करती है, खुद को सुधारती है और अंत में सबके सामने अपनी काबिलियत साबित करके सम्मान प्राप्त करती है। एड जानता था कि अगर वह उसे जादुई मनके का स्थान बता देता है तो वह खुद अकादमी से निकाले जाने से बच सकता है, लेकिन इससे कहानी की मूल धारा पूरी तरह बदल जाएगी और अगर कहानी बहुत ज्यादा बदल गई तो खेल के बारे में जो भी जानकारी उसके पास है वह सब बेकार हो जाएगी, यानी उसका सबसे बड़ा फायदा खत्म हो जाएगा। हालांकि एड ने जो जानकारी फेनिया को दी थी वह बाहर से भले ही एक उपहार जैसी लगे, लेकिन असल में वह एक बेहद चालाक और सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, एक बिछाया हुआ जाल था। फेनिया अपनी राजकुमारी की पहचान को गुप्त रखना चाहती थी क्योंकि अपने रुतबे की वजह से मिलने वाले विशेष व्यवहार से उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह बिना अपने पद के सहारे अपनी मेहनत से खुद को साबित करना चाहती थी। हालांकि वह मनका उसे कक्षा विभाजन परीक्षा में अव्वल बना सकता था, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि बिना अपने प्रयास के उसे पाना उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। फेनिया हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का निश्चय करती है और इसी वजह से असली कहानी में उसे प्रिंसेस ऑफ लव की उपाधि मिलती है क्योंकि एड उससे झूठ नहीं बोल सकता था। इसीलिए एड चालाकी से मानसिक चालें चलता है और पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेता है। जैसा कि उसने पहले से अनुमान लगाया था, फेनिया मनका लेने से इनकार कर देती है। नतीजा यह होता है कि वह उस मनके के बिना रह जाती है जिसकी वजह से वह परीक्षा पास कर सकती थी। इसके बाद वह मनका किसी और छात्रा लूसी बेरी को मिल जाता है। फेनिया गुस्से और निराशा से भर जाती है। वह जानती थी कि एड ने उससे सच ही कहा था, इसलिए वह उसे दंडित भी नहीं कर
सकती थी, लेकिन उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वह अपनी मेहनत से सफल होने का मौका खो बैठी। उधर एड को राहत और खुशी दोनों महसूस होती हैं। वह अकादमी में अपनी जगह बचाने में सफल रहा और साथ ही कहानी की मूल धारा भी बनी रही। इसके बाद वह जल्दी से अकादमी की ओर लौटता है ताकि आगे की कक्षाओं में शामिल हो सके। नए सेमेस्टर के उद्घाटन समारोह के दौरान एड आराम से बैठकर खाना खाता है और पहले की तुलना में खुद को काफी शांत महसूस करता है। कई छात्र उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान रह जाते हैं। जो एड कभी बदमाश और कुख्यात उपद्रवी के रूप में जाना जाता था, अब वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। अब एड का ध्यान बिल्कुल साफ था। उसका एकमात्र लक्ष्य था इस अकादमी से किसी तरह स्नातक बनना। छात्रों के अलग अलग समूहों के बीच एक लड़की ऐसी भी थी जिसकी नजर बार बार एड पर जा रही थी। वह उसे गौर से देख रही थी और यह देखकर चकित थी कि वह कितना बदल चुका है, मानो वह पूरी तरह एक नया इंसान बन चुका हो। अकादमी में अपने पहले ही दिन शिक्षक वर्ग ने उन सभी छात्रों की प्रशंसा की जो इस नए सत्र में बेहतर रूप में लौटे थे। लेकिन तभी अचानक एड को प्रधानाचार्य से मिलने के लिए बुला लिया जाता है। ये सुनते ही एड के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कि अब शायद उसे अकादमी से निकाल ही दिया जाएगा, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब प्रधानाचार्य सिर्फ मुस्कुराते हैं और शांत स्वर में उससे बात करते हैं। एड को शक होता है कि शायद प्रिंसेस फेनिया ने उसकी शिकायत कर दी होगी, लेकिन जब वह देखता है कि प्रधानाचार्य को उसकी हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उसे गहरी राहत मिलती है। यह अनुभव एड के भीतर उसे और भी सतर्क बना देता है। अब एड यह निश्चय कर लेता है कि वह मूल कहानी की धारा से ज्यादा भटकेगा नहीं और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाएगा। जंगल में रहते रहते उसकी जीवित रहने की क्षमताएं काफी बढ़ जाती हैं। वह अब अच्छी गुणवत्ता के तीर बनाने में निपुण हो जाता है और यह भी सोचने लगता है कि उन तीरों में जादुई मंत्र कैसे भरे जाएं। एक शाम खाने की तैयारी के लिए शिकार करके लौटते समय एड अपने तंबू की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर मिरिल्डा वृक्ष के नीचे बैठी एक लड़की पर पड़ती है। यह वही लड़की थी जिसने उद्घाटन समारोह के दौरान उसे गौर से देखा था। उसका नाम था जानिका फेलोवर जानिका। दूसरी वर्ष की एक प्रतिभाशाली आत्मा जादूगरनी थी और वही वर्ष जिसमें एड भी पढ़ता था। जैसे ही उसने एड को देखा, वह उत्साह से उसकी ओर दौड़ पड़ी। वह अपना परिचय बड़े जोश से देती है और बताती है कि जादुई मिरिल्डा वृक्ष ने उसके साथ एड की कई कहानियां साझा की हैं। उस वृक्ष ने जंगल में एड को लगातार देखा है, लेकिन उसकी मौजूदगी से उसे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर एड के मन में गहरी शांति का भाव पैदा होता है। वह हल्के अंदाज में कहता है, कभी कभी सबसे खूंखार जंगली भेड़िया भी दिल से बहुत नरम होता है। जानिका एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर उसके शब्दों पर जोर से हंस पड़ती है। जानिका अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एड से पूछती है कि क्या वह उस आत्मा को छूना चाहता है जिसके साथ उसने मित्रता का अनुबंध किया है। लेकिन एड जानिका से ज्यादा बातचीत में नहीं पड़ना चाहता था। वह शालीनता से मना कर देता है और कहता है कि उसे उसके हाथ में कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही। फिर यह बहाना बनाकर कि वह वहां सिर्फ खाने की चीजें इकट्ठा करने आया था, वहां से चला जाता है। असल वजह यह थी कि एड जानिका से दूरी बनाए रखना चाहता था। वह जानता था कि जानिका फेलोवर मूल कहानी की एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार है और उसे संबंध बनाना कहानी की धारा बदल सकता था और इससे खेल की घटनाओं को समझने में एड को जो भी जानकारी का लाभ था वह सब खत्म हो जाता। जैसे ही एड वहां से दूर जाता है, जानिका अपनी आत्मा मित्र जंगल की संरक्षिका जंगली भेड़िया मिल्डा को पुकारती है। वह मिल्डा से टिककर आराम से बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वह एड के बारे में सोचती है और उसे बहुत दिलचस्प मानती है, ठीक वैसा ही जैसा मिरिल्डा वृक्ष ने पहले उससे कहा था। हालांकि वह एड से जितना हो सके उतना अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करती है। एड सिर्फ हाँ या ना में छोटे छोटे जवाब ही देता रहा। फिर भी जानिका को पूरा यकीन था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। अगली सुबह एड पूरी मेहनत करता है ताकि अकादमी पहुंचने में देर ना हो जाए। उसकी झोपड़ी परिसर से काफी दूर थी, इसलिए वहां तक पहुंचना हर रोज एक चुनौती होता था। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। एड अपने सारे काम खुद करता था। अपने रोजमर्रा के काम, कपड़े धोना और खाने पीने के सामान को बहुत सोच समझकर संभालना। वह किसी भी तरह छात्रवृत्ति हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। उधर जानिका दूर से उसे चुपचाप देखते रहती थी। उसकी दिनचर्या को लेकर उत्सुक थी। जब आखिरकार एड की नजर उस पर पड़ती है तो वह जोर से चिल्लाकर पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। वह उससे जोर देकर पूछता है कि क्या उसे सच में पता है कि वह कौन है। एड रॉड टेलर, अकादमी का सबसे बदनाम और खतरनाक व्यक्ति। जानिका के विनम्र और दोस्ताना स्वभाव के बावजूद एड उससे दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। जानिका उसे कहती है कि वह दूसरों की राय के आधार पर किसी को नहीं परखती, क्योंकि वह अभी उसे सही मायनों में जानती ही नहीं है। लेकिन एड सतर्क बना रहता है। वह जानता था कि जानिका भले ही मासूम और भोली दिखती हो, लेकिन असल में वह पहले अध्याय की अंतिम शत्रु, फाइनल बॉस थी। इसलिए एड तय कर लेता है कि उसके बहुत करीब जाना या उससे बेवजह उलझना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। यह सोचकर वह मन ही मन और भी सावधान हो जाता है। अपनी तमाम परेशानियों और कठिनाइयों से टूटकर एड एक जोखिम उठाता है और जानिका से एक मदद मांग लेता है। यह सुनते ही जानिका उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई बहुत जरूरी बात होगी।
लेकिन जैसे ही एड उससे पैसे मांगता है, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल जाता है। खेल की कहानी से एड जानता था कि पैसा जानिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह एक बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आती थी और अपनी छात्रवृत्ति बनाए रखने के लिए कक्षा में अव्वल रहने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। अगर वह छात्रवृत्ति खो देती तो उसकी पढ़ाई वहीं खत्म हो जाती। उदास चेहरे के साथ जानिका माफी मांगते हुए कहती है और यह कहकर जानिका वहां से चली जाती है, एड को भीतर ही भीतर उलझन और पछतावे से भर देती है। 3 दिन बाद शिकार करते समय एड फिर से जानिका के साथ हुई उस बातचीत के बारे में सोचता है। उसे उससे पैसे मांगने का अफसोस होता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि मूल कहानी को सुरक्षित रखने के लिए उसे मुख्य किरदारों से दूरी बनाए रखना ही पड़ेगा। जब वह अपने तंबू में लौटता है और पर्दा उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर उसे खेल की एक और बेहद महत्वपूर्ण हस्ती दिखाई देती है, लूसी, मार्स एस्लर की देखभाल करने वाली प्रतिभाशाली और सबसे शक्तिशाली जादूगरनी। वह सो रही होती है लेकिन अचानक जाग जाती है।